गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन यूनिट नंबर सेकंड में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड के बेस पर देखा था कि दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड का मीनिंग होता है अपने पास कि जो भी कोई सिस्टम होता है, कोई बॉडी होती है, उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उस पर, इस बॉडी पर यदि मैं कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है उनकी दूरी चेंज नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं, रिजिड बॉडी कहलाते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा तो रिजिड बॉडी के बेस पे अपन ने जो इंट्रोडक्शन वाली टर्म थी वो सारी डिफाइन की थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसमें जड़त्वीय नियतांक को मैथमेटिकल डिराइव से एक जड़त्वीय नियतांक निकाले थे। आज उस जड़त्वीय नियतांक के कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। तो अपन ने देखा था कि आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जड़त्वीय नियतांक के घटक या जड़त्वीय नियतांक के कंपोनेंट। तो आज अपना टॉपिक रहेगा जड़त्वीय नियतांक के घटक या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल कांस्टेंट कंपोनेंट। तो इन सारों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में रिजिड बॉडी के बेस में देखा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, कैसे वेरी करती है। उसके बाद अपन ने घूर्णन गति देखा था कि किसी अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड की गति होती है, वो घूर्णन गति होती है। इसके बाद अपन ने देखा था कोणीय वेग देखा था, v = r क्रॉस का ओमेगा होता है। और उसके बाद अपन ने देखा था बल आगुण टॉ = क्या होता है, r क्रॉस का f होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पे जो भी अपने पास को एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी L = m ओमेगा r स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। इसके बाद अपन ने जड़त्वीय कांस्टेंट की टर्म को डिफाइन किया था। तो ये सारा डिस्कशन है, इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। तो यदि ये इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो वाली क्लास देखें, क्योंकि ये क्लास उससे लिंक रहने वाली है। और आगे की बात करते हैं तो लास्ट में अपन ने ये निकाल दिया था Jx, Jy और Jz। लास्ट में ये वैल्यू निकाली थी और लास्ट में अपन ने ओमेगा निकाला था, तो जिसमें अपन ने लिखा था कि J = क्या होगा, आई ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जड़त्वीय नियतांक के घटक। क्या रहेगा अपने पास, जड़त्वीय नियतांक के घटक। कंपोनेंट ऑफ इनर्शियल कांस्टेंट। तो देखो इसके कंपोनेंट को डिफाइन करना है। तो इस कंपोनेंट के लिए जो अपन ने फाइनल मैट्रिक्स निकाली थी वो क्या थी, वो अपने पास मैट्रिक्स आई थी ये वाली, कि अपने पास जो फाइनल मैट्रिक्स थी एक तो इधर तो था अपने पास Jx, इधर था Jy, इधर था अपने पास Jz। तो एक तो ये वाला था, इसके इक्वल में था अपने पास आई वाली मैट्रिक्स, तो वो थी अपने पास क्या, Ixx, Ixx, Ixy, आई क्या था अपने पास, xy था। ऐसे अपने पास आई क्या था अपने पास, xz था। ऐसे ही जो सेकेंड टर्म थी वो क्या थी अपने पास, i/x था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i/x। सेकेंड था अपने पास i/y, सेकेंड थर्ड था अपने पास i/z। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला था वो था i/zx, i/zy और थर्ड था अपने पास i/zz। ये वाली टर्म थी, क्लियर। इसके साथ में क्या था, ओमेगा वाली टर्म थी। तो यहाँ पे था अपने पास क्या, ओमेगा x, ओमेगा वाई और साथ में क्या था अपने पास, ओमेगा जेड। ये वाली टर्म थी। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जे है, ये आई है और ये क्या है, ओमेगा है। तो इसको मैंने डिफाइन किया था कि इसको कॉमन रूप से लिखे। तो इसको अपन क्या डिफाइन किया था कि जे = क्या होता है अपने पास, जे = आई ओमेगा होता है। ये अपन ने लिखा था कि जे = क्या होता है अपने पास, आई ओमेगा होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो जे है वो क्या कहलाती है अपने पास, कोणीय संवेग की मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर जो जे होगा वो क्या होगा, कोणीय संवेग की मैट्रिक्स। जे होगा वो क्या होगा, कोणीय संवेग की मैट्रिक्स। ऐसे ही जो अपने पास आई होगा वो क्या होगा, जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स। क्या होगा, जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स। ये हो जाएगा जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स। और जो लास्ट वाली टर्म है ओमेगा वो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग की मैट्रिक्स। कोणीय वेग की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आई जे है, यानी ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ, जो जे वाली मैट्रिक्स है वो हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम
जैकेंड क्या है अपने पास, आई है कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द इनर्शियल कांस्टेंट या इनर्शिया कांस्टेंट, एंड ओमेगा हो जाएगा अपने पास मैट्रिक्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ये 3 टर्म डिफाइन होती है। तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि ये तीनों टर्म में J इज इक्वल टू आई ओमेगा वो क्या क्या डिफाइन करता है। तो अपन ने लिख लिया कि एक कोणीय संवेग की मैट्रिक्स है जो एक जड़त्वीय नियतांक यानी इनर्शियल कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है वो किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी की है या फिर किसकी है, कोणीय वेग की मैट्रिक्स है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो भी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है। इसमें अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है जड़त्वीय नियतांक वाली, कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास, जड़त्वीय नियतांक वाली, इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है। इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट वाले टर्म है, कौन सी, ये जो डायगोनल एलिमेंट वाली टर्म है ये तीनों, इन तीनों टर्म की वैल्यू लगभग एक जैसी है। अपन ने देखा था कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये जो तीनों प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होते हैं। तो आई एक्स एक्स क्या था, आई वाई वाई क्या था और आई जेड जेड क्या था। इसका मतलब क्या होता है अपने पास, आई एक्स का एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अपने पास सेकेंड टर्म होती है आई कौन सा होता है अपने पास, वाई वाई होता है यानी वाई का वाई के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, और आई जेड जेड होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो यदि मैं इन तीनों टर्म को डिफाइन करता हूँ तो अपने पास ये जो जड़त्वीय गुणांक वाली मैट्रिक्स है, इससे मैं लिख सकता हूँ कि जड़त्वीय गुणांक की मैट्रिक्स में एक गुण होता है, क्या होता है अपने पास, जड़त्वीय गुणांक की जड़त्वीय गुणांक की मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के विकर्ण पद में, मैट्रिक्स के विकर्ण पद एक जैसे होते हैं। यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के, उस डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू लगभग एक जैसी है। तो यदि मैं पहले लिखता हूँ किसका, आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, समेसन क्या था अपने पास, एम आई था, यहाँ पे क्या था अपने पास, आर आई स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आई स्क्वायर, और यहाँ पे अपन ने लिया था एक्स आई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू की बात की थी। यानी आई एक्स एक्स यानी एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, जड़त्वीय आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये आई एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय आघूर्ण। ये हो जाएगा अपने पास। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जड़त्वीय आघूर्ण हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकती है। तो मुझे पता है कि जो आई एक्स एक्स है, अब मुझे पता है कि यदि मैं आर आई की वैल्यू लिखूँ, आर आई इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एक्स आई हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस का वाई आई हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। ये तो क्या अपने पास एक आर वेक्टर है। यदि मैं आर आई स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म रहेगी। मतलब इसी का इसी के साथ क्या करता हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई डॉट एक्स आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो अपने पास ये वाली टर्म बनेगी। यानी मैं आई एक्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आई एक्स एक्स को, कि जो आई एक्स एक्स वैल्यू है वो हो जाएगा अपने पास क्या, समेसन तो था ही अपने पास, तो समेसन एम आई, तो ऐसे का ऐसे। यहाँ पे आर आई स्क्वायर है तो आर आई की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स आई का स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई का स्क्वायर। माइनस क्या है अपने पास, यहाँ पे जो माइनस था वो क्या है अपने पास, एक्स आई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई का स्क्वायर। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक्स आई से एक्स आई वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट, एक प्लस है और दूसरी क्या है माइनस है, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट। तो जो भी अपने पास आई एक्स एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, वाई आई स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई का स्क्वायर। तो अपने पास जो फाइनल टर्म आएगी वो ये वाली टर्म आएगी, यानी आई एक्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा समेसन एम आई वाई आई स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो क्या बता रही है, एक्स का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बता रही है। तो देखो आपको ये टर्म याद रखने का तरीका क्या, जैसे मैंने निकालना है एक्स का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, आई एक्स यानी एक्स का कंपोनेंट है,
एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में ही क्या निकालना है, जड़त्वीय आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा समेसन एम आई जो पहले आया था, अपने पास टर्म आ रही थी आर आई स्क्वायर माइनस का एक्स आई स्क्वायर, मैट्रिक्स में जो टर्म आई थी वो ये वाली आई थी। कौन सी टर्म आई थी, ये वाली आई थी। इस टर्म को मैंने क्या किया, यहाँ से डिफाइन कर लिया, तो आर आई की वैल्यू रख दी, तो अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी आई एक्स एक्स का ये हो जाएगा अपने पास जड़त्वीय आघूर्ण, जिसमें एक्स का एक्स के सापेक्ष जड़त्वीय नियतांक की टर्म को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आई एक्स एक्स का मान होता है वो आई वे कण की एक्स अक्ष से दूरी का क्या होता है, वर्ग होता है। कैसे, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि आई एक्स में क्या लिख सकता हूँ कि आई एक्स एक्स का मान आई वे कण के आई एक्स एक्स का मान आई वे कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग होता है। क्या होता है अपने पास, दूरी का वर्ग होता है। दूरी का वर्ग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो अपने पास यदि मैं x के रेस्पेक्ट में इसका कांस्टेंट निकाल रहा हूँ या इनर्शियल कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, जेड वाई आई और जेड आई। तो एज इट इज मैं आई वाई वाई भी निकाल सकता हूँ और आई जेड जेड भी निकाल सकता हूँ। तो ये तीनों टर्म लगभग कैसी बनेगी, एक जैसी बनेगी। एक जैसी का मतलब है यदि मैं y का वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, y का आई वाई वाई, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास y का वाई एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा अपने पास, जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। क्या हो जाएगा अपने पास, जड़त्वीय नियतांक लिखना बेटर है क्योंकि अपन ने कांस्टेंट को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास कि ये वाला क्या बताएगा अपने पास, आई के सापेक्ष जड़त्वीय नियतांक बताएगा, कौन सा, आई वाई वाई। और इस आई वाई वाई की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, तो मुझे पता है कि आई वाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो जो भी अपने पास आई वाई वाई आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास समेसन, यहाँ पे हो जाएगा एम आई। जब वाई आई की बात हो रही है यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी टर्म आर आई स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास वाई आई स्क्वायर। ये वाली टर्म अपन ने वहाँ पे डिफाइन की थी मैट्रिक्स में। अब मुझे पता है कि जो आई वाई वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन एम आई, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एक्स आई स्क्वायर प्लस का वाई आई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा जेड आई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा वाई आई स्क्वायर। वाई से वाई क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल आउट, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास समेसन एम आई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर। यानी यदि मैं y का वाई एक्स के रेस्पेक्ट में क्या निकालता हूँ, जड़त्वीय नियतांक निकालता हूँ, तो ये वाली टर्म इसमें क्या आएगा अपने पास, जो कण की दूरी आएगी वो कौन सी आएगी, एक्स आई और जेड आई आएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे आई वाई वाई का मान आई वे कण की y अक्ष की दूरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पे जो अपन ने लिया था कण की x अक्ष दूरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये क्या होगा अपने पास y अक्ष दूरी का वर्ग होगा। तो इसी प्रकार यदि मैं क्या निकालता हूँ, आई जेड जेड निकालता हूँ, इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार जेड अक्ष का जेड अक्ष के सापेक्ष या जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय नियतांक क्या आ जाएगा अपने पास, जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष क्या आ जाएगा अपने पास जड़त्वीय नियतांक। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी प्रकार जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय नियतांक होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास समेसन एम आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आर आई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी। अब इस टर्म के आगे अपने पास जो भी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, आई जेड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास समेसन एम आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई आई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा जेड आई स्क्वायर। यानी अपने पास हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन एम आई और यहाँ पे ये जो टर्म है ये वाली टर्म क्या बनेगी, जेड से जेड क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल आउट, तो जेड वाली से जेड टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा वाई आई स्क्वायर।
तो ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी अपने पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा आई जेड जेड का वो ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो विकर्ण वाले पद थे उन तीनों को डिस्कस किया, तो मैं लिख सकता हूँ कि तीनों को डिस्कस किया। तो देखो आई जेड जेड था, तो जेड के अलावा जो दो एक्सिस बचे हैं उनकी दूरी का क्या आएगा, वर्ग होके दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या बताएगा, वो जड़त्वीय नियतांक को बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई जेड जेड आए तो एम आई तो सबके साथ आएगा, तो एम आई में कोई भी टर्म नहीं है। यदि आई वी पार्टिकल की बात हो रही है तो एम आई है वो सारों के साथ आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि जेड के लिए बात हो रही है तो आई एक्स और वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यदि आई वाई वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स और जेड आ जाएगा। यदि आई एक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई और जेड आ जाएगा। यानी जिसके सापेक्ष बात कर रहे हैं वो वाली एक्सिस नहीं आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आई जेड जेड एक्स और वाई पर डिपेंडेबल है, आई वाई वाई है वो किस पर डिपेंड है, एक्स और जेड पर डिपेंडेबल है, और जो आई एक्स एक्स है वो वाई और जेड पर डिपेंडेबल है। यानी ये वाली टर्म जेड पर नहीं है, आई वाई वाई वाली वाई पर नहीं है, और आई जेड एक्स एक्स वाली एक्स पर नहीं है। तो ये तो अपने कितने निकले, टोटल 3 कंपोनेंट निकले। कितने कंपोनेंट निकले, टोटल 3 कंपोनेंट निकले। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसी प्रकार ये भी क्या होगा अपने पास जड़त्वीय। अब देखो जो भी अपने पास जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स आई है उसमें टोटल कंपोनेंट कितने हैं, 9। 3/3 की मैट्रिक्स आई है, यानी टोटल कंपोनेंट कितने हैं, 9 है। तो मुझे पता है कि जो जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स आई है उसमें टोटल विकर्ण के ये तो तीनों पद थे। जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स में कुल n पद है। कितनी टर्म है, कुल n पद है। टोटल n टर्म की, यानी टोटल कितनी थी, 9 टर्म थी। 9 में से विकर्ण वाले जो एलिमेंट थे आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड वो अपन ने डिस्कस किए। अब मुझे ये देखना है कि बाकी के भी 6 कंपोनेंट इसमें बाकी है। तो एक तो हो जाएगा अपने पास कौन सा, फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं इसका आई एक्स वाई। फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपने पास, आई एक्स वाई। अब मुझे पता है कि यदि मैं आई एक्स वाई की बात करता हूँ तो देखो वहाँ पे जो भी अपन ने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू किस में थी, एक तरीके से माइनस में थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी अपन ने जो वैल्यू निकाली थी, देखो ये वाली टर्म जो अपन ने इससे पीछे वाली क्लास में निकाली थी। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाली टर्म थी, क्या थी अपने पास, ये वाली टर्म थी। अगर पीछे वाली क्लास आपने देखी है तो ये मटेरियल आपने देखा होगा कि ये वाली टर्म थी, ये तो आई एक्स एक्स में काउंट हो गया। अब मेरे पास देखो बाकी की 2 टर्म कैसी है, माइनस में है। यानी अपने पास जो बाकी की टर्म मानी, देखो ये ओमेगा एक्स आ गया, तो ये तो पूरा आई एक्स हो गया था। ये वाला ओमेगा वाई आ गया तो ये ओमेगा वाई है। तो आई एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस का एक्स आई और वाई आई के इक्वल। ऐसे ही मेरे पास आई एक्स जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स आई और जेड आई के इक्वल, ओमेगा जेड एज इट इज़ था। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास समेसन एम आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास समेसन आई एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन एम आई, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या एक्स आई, क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वाई आई। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई, साथ में क्या हो जाएगा वाई आई। ये वाली टर्म हो जाएगी, और ये वाली जो भी टर्म आएगी वो किस में आएगी अपने पास, माइनस में आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें एज इट इज ये क्या है अपने पास आई एक्स वाई वाली टर्म है, ठीक है। अब यदि मैं आई एक्स वाई आ गया, अब यदि मैं इसका ही ऑपोजिट कंपोनेंट की बात करूँ आई वाई एक्स की, देखो यहाँ पे यदि मैं इसका ऑपोजिट कंपोनेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ऑपोजिट कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यदि मैं आई वाई एक्स की वैल्यू लिखूँ तो आई वाई एक्स क्या आएगा, तो समेसन एम आई तो रहेगा ही अपने पास, क्या रहेगा अपने पास समेसन एम आई तो रहेगा ही। यदि मैं वाई एक्स की वैल्यू लिखता हूँ तो देखो वाई एक्स किसके इक्वल है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है वाई एक्स किसके इक्वल है, जेड आई और एक्स आई। तो मैं लिख सकता हूँ कि वाई एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे जेड आई एक्स आई, ओमेगा एक्स एज इट इज था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, जो ये वाली वैल्यू है माइनस समेसन, यहाँ पे हो जाएगा वाई आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि ये 2 कंपोनेंट और निकाल दिए अपन ने। पहले अपन ने विकर्ण या डायगोनल वाले एलिमेंट का कंपोनेंट निकाले थे, उसके बाद अपन ने क्या किए 2 कंपोनेंट ये निकाले। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम आई वाई आई और एक्स आई। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देखो इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, ये एम आई तो है ही,
यहाँ पे एक्स आई वाई आई है और यहाँ पे वाई आई एक्स आई है, और मुझे पता है कि जब भी एक्स वाई और इज इक्वल टू वाई एक्स कम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है, यानी मैं उसको वाई आई एक्स आई लिखूँ या एक्स आई वाई आई लिखूँ, क्या होता है, दोनों ही इक्वल होता है। तो मुझे पता है कि गुणन के रूप में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्स आई वाई आई लिखूँ या फिर मैं वाई आई या एक्स आई लिखूँ, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों से क्या रिजल्ट मिलेगा, जो आई एक्स वाई है वही क्या होगा अपने पास आई वाई एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहीं भी न्यूमेरिकल में भी अपन को यदि ये वैल्यू निकालनी है तो यदि मैंने आई एक्स वाई निकाल दिया तो सेम एज इट इज़ वही कंपोनेंट किसका होगा, आई वाई एक्स का होगा। तो आप निकाल सकते हो कि जो आई एक्स वाई का है वही क्या हो जाएगा अपने पास आई वाई एक्स का हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, देखो आई एक्स एक्स हो गया था, आई एक्स वाई हो गया, अब आगे का कंपोनेंट है वो है अपने पास आई एक्स जेड। तो वो वाला क्या हो जाएगा अपने पास, आगे वाला जो भी कंपोनेंट है वो हो जाएगा अपने पास क्या, आई एक्स जेड। अब इसमें भी मैं आपको पीछे बता देता हूँ कि आई एक्स जेड किसके इक्वल आया था। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला आई एक्स जेड था, ये वाला आई एक्स जेड किसके इक्वल है, तो यहाँ पे ओमेगा जेड इक्वल हो जाएगा, तो आई एक्स जेड यानी एक्स आई जेड आई के इक्वल है। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस टर्म को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा अपने पास समेसन एम आई आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा समेसन एम आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास वाई आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा जेड आई, यानी अपने पास जो भी टर्म बनेगी वो ये वाली टर्म बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो क्या बताती है अपने पास, आई एक्स जेड टर्म को क्या करती है, डिफाइन करती है। ऐसे मेरे पास दूसरी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, वो टर्म हो जाएगी अपने पास आई जेड एक्स, क्या हो जाएगा आई जेड एक्स। तो देखो समेसन यहाँ पे आई जेड एक्स जस्ट इसकी की तरह होगा, बट इसमें सीरीज चेंज हो जाएगी, आई कौन सा है, एक्स जेड है। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, आई जेड एक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आई जेड एक्स है वो किसके इक्वल है, तो देखो यहाँ पे ये आई जेड एक्स, यहाँ पे ये आई जेड एक्स ओमेगा इसके इक्वल था, यानी समेसन एम आई जेड आई और एक्स आई किस में था, माइनस में था। तो ये वाली टर्म भी क्या आ जाएगी अपने पास, समेसन आई एम आई तो आएगा ही साथ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा एक्स आई, जेड आई समेसन क्या हो जाएगा एक्स आई, और इसको भी मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास आई एक्स एक्स। तो यहाँ पे ये वाली जो भी टर्म होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई एक्स वाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आई एक्स वाई और यहाँ भी क्या होगा, ये भी दोनों एक्स आई जेड आई हो या जेड आई एक्स आई हो, कम्यूटेटिव लॉ का मल्टीप्लिकेटिव में लॉज ओबे करता है, यानी दोनों को फॉलो करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी क्या अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी आई एक्स जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, आई एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड एक्स। क्लियर। तो ये वाली फाइनल टर्म हो जाएगी, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। दो कंपोनेंट और दो कंपोनेंट कितने निकाली अपन ने, 4 कंपोनेंट, और 3 डायगोनल वाले कितने हो गए 7 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट और बच रहे हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट क्या आएंगे, जैसे ये कंपोनेंट आए हैं एज इट इज वैसे ही आएंगे। तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, तो वो वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, आई कौन सा रह गया, देखो आई एक्स एक्स आ गया, आई एक्स वाई आ गया, आई एक्स जेड आ गया, आई वाई एक्स, आई कौन सा आ गया वाई एक्स आ गया, आई वाई वाई आ गया। अब रह गया अपने पास क्या, आई वाई जेड, क्या रह गया अपने पास आई वाई जेड। यदि मैं आई वाई जेड की बात करूँ तो ये भी टर्म क्या आएगी समेसन एम आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वाई आई और जेड आई, ये वाली टर्म हो जाएगी। ये भी देख सकते हो आई वाई जेड। तो देखो आई वाई जेड कहाँ है अपना, तो आई वाई जेड है अपने पास ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म किसके इक्वल है, वाई आई जेड आई, और साथ में क्या है ओमेगा जेड, और समेसन एम इसके साथ आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, तो ये वाली बन जाएगी क्या एम आई वाई आई और जेड आई। इसी तरह से अपने पास क्या आ जाएगा आई वाई जेड और साथ में आ जाएगा जेड वाई, यानी समेसन क्या आ जाएगा अपने पास एम आई, ये वाली टर्म हो जाएगी जेड आई और वाई आई। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली टर्म आएगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड वाई। क्लियर। तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या बताएगी, यहाँ पे इन सभी के कंपोनेंट को बताएगी। क्या बताएगी अपने पास, इन सारों के कंपोनेंट को बताएगी। तो अपन ने टोटल 9 कंपोनेंट डिफाइन किए, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, ऐसे टोटल 9 कंपोनेंट डिफाइन किए। अब जैसे इनका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग
क्या होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो भी मैट्रिक्स के अलावा जो दूसरे जड़त्वीय नियतांक है, क्या है अपने पास, सारे जड़त्वीय नियतांक हैं। तो ये सभी जड़त्वीय नियतांक होते हैं, उनकी जो एक मैट्रिक्स है, तो देखो सारों में दो दो टर्म आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया जेड आई और एक्स आई की टर्म आ रही है, एक्स आई जेड आई आ रहा है, यहाँ पे वाई आई जेड आई आ रहा है, जेड आई वाई आई आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सभी जड़त्वीय नियतांक एक द्वितीय कोटि की प्रदिश राशि होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो जड़त्वीय नियतांक हैं वो सारे के सारे क्या है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये क्या होता है, एक टेंसर की फॉर्म होती है। और मुझे बताया कि ना तो जो स्केलर होता है ना जो वेक्टर होता है, या फिर स्केलर वेक्टर में जो अपन डिस्कस नहीं कर सकते, अपन उसको अलग नहीं कर सकते, वही क्या डिफाइन करता है यहाँ पे, टेंसर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, टेंसर वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो जड़त्वीय नियतांक वाली टर्म है, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि जो भी जड़त्वीय नियतांक वाली टर्म है वो क्या बताएगा, यहाँ पे टेंसर को डिफाइन करेगा। यानी जड़त्वीय नियतांक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जड़त्वीय नियतांक एक द्वितीय कोटि की प्रदिश, द्वितीय कोटि की प्रदिश राशि होती है, यानी टेंसर फॉर्म होती है। यानी ये क्या है अपने पास, सेकेंड ऑर्डर ऑफ टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इनर्शियल कांस्टेंट। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, कि जड़त्वीय नियतांक क्या, वो क्या हो जाएगी अपने पास, सेकेंड ऑर्डर की टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ कि जो जो कंपोनेंट है वो सारी टर्म, जैसे मैंने लिखा पे कि आई एक्स एक्स था, क्या था अपने पास, आई एक्स एक्स था, वो एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या था, जड़त्वीय आघूर्ण था, आई वाली टर्म में, या जड़त्वीय नियतांक था। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही जो अपन ने दूसरी टर्म निकाली वो क्या है अपने पास, आई एक्स वाई। तो वो दूसरी टर्म क्या थी अपने पास, आई एक्स वाई था। यानी मैं लिख सकता हूँ एक्स का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स अक्ष का वाई अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स अक्ष का वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ऐसे ही यदि मेरे पास आई एक्स जेड है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आई एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स अक्ष का जेड अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। ऐसे मेरे पास जो दूसरी की तीन टर्म है वो क्या है अपने पास, वो है अपने पास क्या, आई एक्स वाई। क्या है अपने पास, आई, यहाँ पे क्या एक्स एक्स था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स। क्या हो जाएगा, वाई एक्स। तो ये वाला हो जाएगा वाई अक्ष का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय आघूर्ण भी लिख सकते हो, जड़त्वीय नियतांक भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। ऐसे ही अपने पास जो आई वाई वाई है, क्या है अपने पास, आई वाई वाई है। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, आई वाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास वाई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, वाई अक्ष का वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय आघूर्ण। ये वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है। ऐसे अपने पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है अपने पास, तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, ये वाली टर्म हो जाएगी आई वाई जेड। और ये क्या है, वाई अक्ष का या वाई कंपोनेंट का, यहाँ पे क्या है अपने पास, वाई कंपोनेंट का ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास, आई एक्स एक्स का हो जाएगा अपने पास वाई का वाई एक्स के सापेक्ष। ये जो अक्ष है इसको हटा के आप ये वाली टर्म कर लो, ये जो टर्म है इसकी जगह ये कर लो का, वाई का, ये क्या हो जाएगा सारा
y का y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ऐसे अपने पास जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, y का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ x का z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये वाला x का y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, और एज इट इज मैं लिख सकता हूँ इसका x का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का y अक्ष के सापेक्ष y का z अक्ष के सापेक्ष, सॉरी क्योंकि i y y तो आ गया, y का z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसको नियतांक भी बोल सकते हो। ऐसे अपने पास जो आगे वाली टर्म है वो क्या हो जाएगा अपने पास, आगे वाले ये तो कितनी कंपोनेंट हो गई, फर्स्ट, देखो फर्स्ट यहाँ पे जो कंपोनेंट के मैं नंबर भी दे देता हूँ, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 3 कंपोनेंट और बचे, तो उसकी भी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ तीनों कंपोनेंट की। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, 7th नंबर का कंपोनेंट हो जाएगा आई जेड एक्स, और मुझे पता है कि जेड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्या हो जाएगा, x का z के सापेक्ष या z का x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ऐसे अपने पास जो आई जेड एक्स लिया है उसको मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट टर्म में अपने पास क्या, आई जेड वाई। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, आई जेड वाई। तो ये हो जाएगा अपने पास z का y एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, जो नवा कंपोनेंट है वो हो जाएगा अपने पास क्या, नवा कंपोनेंट है वो हो जाएगा अपने पास क्या, आई जेड जेड, यानी जेड का जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ये टोटल इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 9 कंपोनेंट हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो 2 टर्म आती है, इस 2 टर्म में कई बार इसको ऑपोजिट भी करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, ये टोटल 9 कंपोनेंट लिख दिए। अब जैसे मैं लिखता हूँ कि एक तो आई एक्स वाई है और एक क्या मेरे पास आई वाई एक्स है। अब देखो जैसे मैंने डिफाइन किया है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि x का y x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्या लिखा मैंने, x का y x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। यदि ये वाली टर्म मैंने डिफाइन की है आई एक्स वाई से, और यहाँ पे मैं यदि इसी तरीके से बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, y का z x के सापेक्ष क्या हो जाएगा अपने पास, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपने पास x का y x के सापेक्ष मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास i का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा, आई जेड एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू अपन ने जो टर्म लिखी है वो क्या लिखी है, आई एक्स जेड लिखा है। तो अपने पास हो जाएगा एक तो आई जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स जेड। तो इसको भी मैं इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये भी दोनों टर्म क्या हो सकती है अपने पास, सिमिलर हो सकती है। ऐसे अपने पास हो जाएगा कि आई अपने पास जो टर्म लिखी है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या जड़त्वीय नियतांक हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास एक्स का भी जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो ये वाली टर्म हो सकती है। एज इट इज अपन लिख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसमें ये भी लिख सकता हूँ मैं कि जो अपन ने लिखा है आई एक्स वाई लिखा, आई वाई जेड लिखा। ऐसे यदि मैंने दूसरी टर्म लिखता हूँ कि आई वाई एक्स, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है अपने पास, एक जैसी है। तो ये तो क्या हो जाएगा आई एक्स वाई, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास आई वाई एक्स हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि x का y के रेस्पेक्ट में मैं को क्या बोलता हूँ, जड़त्वीय आघूर्ण बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, y का x के रेस्पेक्ट में क्या बोलूँगा, जड़त्वीय आघूर्ण। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे x का y के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ और y का x के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ। तो जैसे भी इसका आप ऑपोजिट भी कर सकते हो। आप इसको यदि ऐसे पढ़ते हो कि y का x के रेस्पेक्ट में जड़त्वीय आघूर्ण, तो इसको भी क्या पढ़ोगे, x का y के रेस्पेक्ट में जड़त्वीय आघूर्ण। तो कैसे भी टर्म ये अपने ऊपर है, जैसे आप 12th में भी पढ़ते थे कि F12 लिखो
या फिर F21 लिखो, यानी 1 का 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स या 2 का 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, उसमें चेंज आ जाता है कंपोनेंट के बेस पे, कोई x का होगा तो कोई y का होगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये टोटल 9 कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। तो ये सारे के सारे 9 कंपोनेंट अपने पास क्या हो गए, डिफाइन हो गए। एक तो IXX हो गया, IYX हो गया, IZX हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो गए अपने पास, डिफाइन हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये ऑलवेज जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो ये क्या था अपने पास, जो भी जड़त्वीय नियतांक था, तो जड़त्वीय नियतांक के बेस पे कौन सी टर्म क्या डिफाइन करती है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। तो इसके सारे कंपोनेंट, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि जड़त्वीय नियतांक क्या होता है, जड़त्वीय नियतांक के बेस पे अपन क्या वेरी कर सकते हैं, जड़त्वीय नियतांक की कौन कौन सी टर्म होती है, कौन कौन सी टर्म इक्वल रहती है, कौन कौन सी टर्म, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट कैसे आते हैं, सारे एक जैसे आते हैं, IXX, IXY, IZX, IXX, IYY और IZZ, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट जो एक ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी एक ही प्रॉपर्टी बताते हैं, और बाकी के जो 6 कंपोनेंट है वो एक जैसे होते हैं, तो वो एक ही प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।